नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी बॉन्ड पे। और आज के इस वीडियो में हम सभी सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का सैंपल पेपर। भाई ये पेपर बहुत 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 मतलब बोले तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये डीओई द्वारा जारी किया गया भाई। ये जो पेपर है वो डीओई द्वारा जारी किया गया पेपर है, जिसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको ये पेपर किसी ने भी सॉल्व नहीं करवाया भाई, सिर्फ और सिर्फ रोशन सर स्टडी बॉन्ड पे इस पेपर को सॉल्व करवाया जा रहा है। ठीक है जी, वीडियो को ध्यान से देखना है। इससे पहले आपको पता है कि सारी वीडियो मैंने प्रोवाइड करा दिया। टॉप 35 क्वेश्चन की बात कर लो, 50 एमसीक्यू की बात कर लो, कार्टून मैप, एक सैंपल पेपर करवा रखा है। आज 7 बजे शाम को लाइव भी आने वाला हो भाई। आज लाइव क्लास भी आप लोगों की होगी, उसमें भी एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाऊंगा, यानी कि एकदम धांसू तरीके से, जबरदस्त तरीके से आप लोगों के एग्जाम की, मिड टर्म एग्जाम की तैयारी रोशन सर स्टडी वन पे करवाई जा रही है। चलिए फिर अब चलते अपनी पीडीएफ में और अपने पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए जी। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। हाँ जी, ये हमारा मिड टर्म का, आप देखिए यहाँ पे मिड टर्म जो है आपका जो 2025-26 के लिए ये क्वेश्चन पेपर डीओई द्वारा जारी किया गया है। आप सभी को पेपर के पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो सभी को पता होगा, पेपर का पैटर्न सभी को पता होगा। तो मैं पेपर के पैटर्न पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा। आपको पता है आपका पेपर टोटल 5 खंडों में बटा होगा, है ना। 30 क्वेश्चन आएंगे टोटल, 1 से 12 एमसीक्यू होंगे, है ना। 13 से 18 आपको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, है ना। 19 से लेके 23 तक फिर आपका मानचित्र, इसके अलावा कार्टून और अनुच्छेद आधारित क्वेश्चन होते हैं। और लास्ट में आपका 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं। भाई देखो, ये वीडियो देखोगे मैं आपको बताऊंगा अभी कि 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर करोगे कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, है ना जी, नंबर आपका आपके ना कटे। ठीक है, चलो आप सीधे काम की बात करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए को सॉल्व करते हैं। भाई सेक्शन ए में हमारे टोटल 12 एमसीक्यू आते हैं। सीबीएसई बोर्ड वालों 12 एमसीक्यू आएंगे, है ना। तो चलो एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक आध क्वेश्चन मैं आप लोगों से कमेंट में भी मांगूंगा भाई, ठीक है। कमेंट में भी मैं एक आध क्वेश्चन का आंसर मांगूंगा, तो आप लोग मुझे जरूर बताना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 1989 में बर्लिन की दीवार को तोड़ा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम सभी को पता है बर्लिन की दीवार जो है वो पूर्वी बर्लिन को पश्चिमी बर्लिन से अलग कर दी थी, है ना। यानी कि ये दोनों ही जो मतलब जो पश्चिमी बर्लिन की दीवार और मतलब जो ये बर्लिन की जो दीवार थी, वही तरीके से साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के विभाजन का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, जिसको 1989 में ढा दिया गया था, मतलब गिरा दिया गया था। तो कहाँ के लोगों द्वारा तोड़ा गया था भाई? पूर्वी जर्मनी के लोगों द्वारा, पश्चिमी जर्मनी के लोगों द्वारा, पोलैंड द्वारा या फिर फ्रांस द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे पूर्वी जर्मनी के लोगों द्वारा, क्योंकि पूर्वी जर्मनी के लोगों की अगर हम बात करें तो साम्यवादी विचारधारा को फॉलो करते थे, है ना। सोवियत संघ के खेमे में थे, लेकिन सोवियत अर्थव्यवस्था जो थी वो एकदम से बर्बाद हो चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी, और वहाँ के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। इस वजह से पूर्वी जर्मनी के लोगों ने इस दीवार को ढा दिया था। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन का आंसर समझ गए। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आएगा भाई पेपर में, 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कथन और कारण आधारित। आओ जरा पढ़ते हैं कथन को और फिर कारण को। कथन दे रखा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोपीय देश सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए। ठीक है, बात बिल्कुल सही है भाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? पूर्वी यूरोप के जो देश थे, पूर्वी यूरोप के देशों की हम बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा भाई, द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होगा, ये गलत है, गलत है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ था, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद तो लगभग आप देखेंगे 1945। हाँ ठीक है, ठीक है, सही है बिल्कुल। दूसरे विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ? पूर्वी यूरोप के जो ज्यादातर देश थे वो सोवियत देश, जो आपका सोवियत के नियंत्रण, सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गए थे। बात बिल्कुल सही है भाई, माफी चाहूंगा। हाँ, कारण क्या दे रखा है कि सोवियत संघ ने उन्हें फांसीवादी शक्तियों के नियंत्रण से मुक्त कराया था। फांसीवादी शक्ति जैसे कि इटली की बात कर लो, जापान की बात कर लो, है ना। तो और इसके अलावा जर्मनी की बात कर लो, ये फांसीवादी शक्तियां थी, मतलब जिन जहाँ पे एक निरंकुश व्यक्ति का शासन था और पूरे तरीके से लोगों को मारना, युद्ध वगैरह करना, है ना, ये सब काम कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही बात है कि सोवियत संघ ने ही इन देशों को फांसीवादी शक्तियों से मुक्त करवाया था। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है, और मेरे को ना यहाँ पे अभी कथन और कारण दोनों में रिलेशन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं पता है किस ऑप्शन के साथ जाना चाहूंगा भाई? मैं जाना चाहूंगा ऑप्शन ए के साथ, कि भाई आपका अभिकथन और कारण दोनों सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करती हुई नजर आ रही है ना जी। ठीक है, क्योंकि इसी वजह से सोवियत संघ ने फांसीवादी शक्तियों से पूर्वी यूरोप के देशों को मुक्त कराया था, इसी वजह से तो उनके नियंत्रण में आ गए थे। तो इस वजह से मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ। ठीक है जी, चलो
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो मिलान करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है बाबू, मिलान करना है। यहाँ पे देश दे रखे हैं और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, व्यक्ति के नाम दे रखे हैं, है ना। आओ जरा मिलाते हैं। देखो सबसे पहले है भारतीय शांति सेना। तो भारतीय शांति सेना का संबंध कहाँ से था भाई, श्रीलंका से हम मान सकते हैं, क्योंकि श्रीलंका में भेजा गया था। भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में भेजा गया था, तो श्रीलंका के साथ आप मिला दो, ठीक है। राजा ज्ञानेंद्र का संबंध भाई कहाँ से था, नेपाल से था। हम सबको पता है भाई, नेपाल में जो आपका संविधान की स्थापना के लिए जो संघर्ष हुआ था, तो उस समय राजा ज्ञानेंद्र ही वहाँ के राजा थे, है ना। और तो अगले पॉइंट की बात करते हैं, परवेज मुशर्रफ की बात कर लेते हैं, है ना। तो इसका संबंध कहाँ से है भाई, इसका संबंध पाकिस्तान से है। और शेख मुजीबुर रहमान की बात कर ले, आप सभी को पता है भाई, बांग्लादेश के पितामह माने जाते हैं, पिता है बांग्लादेश के पिता है शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इस वजह से आपका ये मिलान हो जाएगा। देख लो भाई, सही मिलान मैंने कर दिया है, बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शन लगा लेना है। पहले का किस में था भाई, पहले का तीसरे में था, है ना। दूसरे का आपका चौथे में था, दूसरे का आपका चौथे में था। उसके बाद आपका परवेज मुशर्रफ जो है तीसरे का पहले में जाएगा, तीसरे का पहले में जाएगा। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है भाई। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, समकालीन दक्षिण एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे छोटा है भाई, है ना। दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, अगर आप मैप को देखोगे, अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे, ठीक है, तो मैप को देखोगे तो आप नीचे की तरफ आओगे तो छोटा सा है एक मालदीव, इधर बिल्कुल अरब सागर के पास, है ना। मालदीव बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो मालदीव आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। मालदीव जो है सबसे छोटा देश है। चलो भाई देखो, डीओई के सैंपल पेपर की बात है कि भाई इसमें आप देखोगे, अभी जब हम 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, है ना, हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, हम 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात करेंगे, सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा भाई। सीधे क्वेश्चन बहुत कम होंगे। इसमें ज्यादातर आपके अपने ओपिनियन पूछे जाते हैं, आपके विचार देखने की कोशिश की जाती है ना। तो ऐसे पेपर में क्वेश्चन आते भी है, जिसमें 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें बच्चा खुद आंसर बना के लिखे। और इससे बच्चे की क्रिएटिविटी, स्टूडेंट्स के क्रिएटिविटी का पता लगता है कि भाई आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितने तरीके से चीजों को सोचते हो, ठीक है ना। तो ये चीज भी पेपर में होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो भाई ये चीज बहुत अच्छी चीज है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कथन वाले हैं, 2 कथन दे रखे हैं। आप कथन कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमें इसमें सेलेक्ट करना है। देखो कथन 1 दे रखा है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, बिल्कुल भाई, है ना। स्थायी तो नहीं है लेकिन अस्थायी सदस्य तो है ना हम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ का हम सदस्य है, बिल्कुल भाई। भारत के पास वीटो पावर नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर भाई। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को क्रम अनुसार कालानुक्रम व्यक्त कीजिए। मतलब कालानुक्रम व्यक्त करने का मतलब है कि पहले कौन सी घटना आएगी, फिर इधर इधर ना उल्टा सीधा दे रखा है, उल्टा सीधा दे रखा है, आपको सीधा करके बताना है। पहले कौन सी घटना है, फिर कौन से नंबर पे, फिर कौन से नंबर पे, इस तरीके से आपको क्रम अनुसार लगाना है, ठीक है जी। आओ जरा देखो, सबसे पहले दे रखा है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, 1914 से लेके 1918 प्रथम विश्व युद्ध का टाइम पीरियड है। उसके बाद राष्ट्र संघ यानी कि आपका लीग ऑफ नेशन, है ना। हम सबको पता है कि भाई लीग ऑफ नेशन प्रथम विश्व युद्ध के 1 आध साल बाद ही अस्तित्व में आ गया था, लगभग 1920 1919 से 20 के आसपास आप मान सकते हो, है ना, 20 के आसपास मान सकते हो कि अगला पॉइंट क्या दे रखा है बच्चे, अगला पॉइंट दे रखा है भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था भाई, तो हम सबको पता है भाई, देखो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 में होती है। और 30 अक्टूबर को भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाता है ना। उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। तो हम सभी को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में ही होता है, 1945 में ही होता है। लेकिन तारीख क्या होता है बच्चे, 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया जाता है। और उसके 6 दिन बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होता है। तो आप क्रम अनुसार अगर लगाओ तो पहले नंबर पे तो भाई ये वाली घटना आ जाएगी, दूसरे नंबर पे ये वाली घटना आ जाएगी, है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका चौथा वाला पॉइंट आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा। और उसके बाद लास्ट में आपका ये तीसरा वाला जो है सबसे लास्ट में आएगा, ये भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो ये सबसे लास्ट में आएगा हमारा, यानी कि 4th पॉइंट आपका ये बनता है, ठीक है जी। 4th पॉइंट आपका बनता है। ओके सबको, ओके। तो इस हिसाब से भाई लगा दो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, पहला, दूसरा, चौथा और फिर तीसरा, है ना। पहला, दूसरा, चौथा और उसके बाद फिर तीसरा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर भाई। ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, करेक्ट है। आ जाओ आ जाओ, ये 7वां क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। 7वें क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, किस दूसरे नाम से जानते हैं। तो सुरक्षा की गैर पारंपरिक
पारंपरिक जो अवधारणा है उसको हम खतरे के नए स्रोत के तौर पे भी जानते हैं, और एक और नाम है जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है भाई हमारे पास? विश्व सुरक्षा, राज्य सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा या फिर संसाधन सुरक्षा। तो एक क्वेश्चन भाई, एक क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप सभी बताओगे मुझे। 7वें क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों से मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। सभी बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। विस्टल भारत में बसने के लिए अमेरिका छोड़ देता है, वह किस श्रेणी में आएगा भाई? एक विस्टन नाम का व्यक्ति है जो कि भारत में बसने के लिए अमेरिका छोड़ रहा है, ठीक है। तो वो किस श्रेणी में आएगा? शरणार्थी, प्रवासी, निवासी या फिर युद्धबंदी? तो देखो भाई प्रवासी कहलाएगा, है ना, क्योंकि भाई दूसरे देश से आ रहे हैं हमारे देश में रहने के लिए, प्रवासी कहलाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? गलत जोड़े की पहचान कीजिए। यहाँ पे आपको गलत जोड़ा जो है, गलत मिलान जो किया गया है उसको पहचानना है। तो वैश्वीकरण का एक कारण क्या है? तकनीकी क्रांति, है ना। तकनीक में जो क्रांति हुई है वो वैश्वीकरण का एक कारण माना जाता है। वैश्वीकरण तकनीक में हुई क्रांति की वजह से हुआ है, तो बात एकदम सही है ना। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव है आर्थिक असमानता में वृद्धि। बिल्कुल भाई, वैश्वीकरण के आप नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करो तो उसमें क्या है कि भाई आर्थिक असमानता बढ़ रही है, मतलब अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो भाई बात एकदम सही है, ये बिल्कुल सही मिलान है। अगला देखो, वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव पश्चिमी संस्कृति का थोपना, है ना। वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव तो नहीं भाई, एक बढ़िया प्रभाव मानते हो आप कि पश्चिमी संस्कृति को पूरी दुनिया में थोपा जा रहा है, ये एक अच्छा प्रभाव है क्या वैश्वीकरण का? नहीं भाई, ये तो नकारात्मक प्रभाव में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सकारात्मक प्रभाव दे रखा है, तो ये आपका गलत जोड़ा है भाई। लास्ट देख लो, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे गलत जोड़ा दे रखा है, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है जी। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। भारतीय भोजन में पिज्जा और पास्ता का समावेश किसका एक प्रकार है? किसका प्रकार है, मतलब पिज्जा और पास्ता जो कि हमारे देश की मतलब फूड में नहीं शामिल होता, ठीक है। ये किसी और देश का फूड है, लेकिन हम इसको खा रहे हैं, इसका इस्तेमाल करें, तो ये किसका प्रभाव है? एक तरीके से किसके तहत भारतीय संस्कृति में आ रहा है ये, ठीक है। तो राजनीतिक वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है, आर्थिक वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है, सांस्कृतिक वैश्वीकरण की वजह से, या फिर चिकित्सा वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है, ठीक है। देखो, जो भी खान-पान है उसकी हम बात करते हैं तो ये सांस्कृतिक का ही एक परिणाम है। ये हमारी संस्कृति का पार्ट है, ठीक है। खान-पान, रहन-सहन, रीति-रिवाज, ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो ये ऑप्शन सी में आ जाएगा आपका, सांस्कृतिक वैश्वीकरण की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है जी। तो ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए डैश पर हस्ताक्षर किए गए। जो रियासतें थी, आपको पता है भाई, जब भारत आजाद हुआ उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी, मतलब 565 रजवाड़े थे जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था। अब इन रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए भाई एक विलय पत्र बनाया गया था, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जानते हैं। सहमति का विलय पत्र था वो, है ना। तो इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ही भारतीय संघ में राजाओं को शामिल करने के लिए मनाया जाता था कहीं न कहीं, है ना? आगे देखो, मणिपुर को भारत में किस वर्ष शामिल किया गया भाई? मणिपुर को भारत में किस वर्ष शामिल किया गया? ठीक है? तो भाई देखो, 1949 में मिलाया गया था, 1949 में मिलाया गया था भाई, लेकिन 1949 का कोई इसमें संदेह नहीं रखा है। एनसीईआरटी आप देख लेना एक बार, है ना? सितंबर आपका दे रखा है सितंबर 1949 दे रखा है एनसीईआरटी बुक में भाई। एक बार आप देख लेना एनसीईआरटी बुक में, जो मणिपुर वाला टॉपिक है उसमें, और यहाँ पे आपको ऐसा कोई डेट नहीं दे रखा, तो भाई यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके गलत है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सितंबर 1949 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना? एक बार आप भी मिला लेना भाई जाके, है ना? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को सही कर सकते हो भाई। गलती हमसे भी होती है, हम भी इंसान ही है, टीचर है, पढ़ाते हैं, लेकिन भाई गलती हमसे भी हो सकती है। तो अगर कुछ गलती हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता के उसको सही कर सकते हो, ताकि और बच्चे कमेंट बॉक्स को देख के कहीं न कहीं उसको सही कर सकें। ठीक है जी? अगर कुछ एरर नज़र आता है तो भाई मैं भी उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों को कहीं न कहीं जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ठीक है जी? चलिए, ये तो हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया भाई। अब सेक्शन बी में आ जाते हैं बच्चे। सेक्शन बी में हम क्या करने वाले हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना? शॉर्ट में आंसर देने वाले, 2-2 पॉइंट लिखो, कम से कम 2-2 3-3 पॉइंट इसमें हमें लिखना होता है। तो मैं बस आपको थोड़ा-थोड़ा हिंट देता हुआ चलूँगा कि भाई किस क्वेश्चन में आप क्या आंसर लिख सकते हो, है ना? क्या-क्या पॉइंट्स बन सकता है। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, साइबर सुरक्षा क्या है या क्यों महत्वपूर्ण है? देखो, साइबर सुरक्षा का मतलब है हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे फ़ोन की बात कर लो, कंप्यूटर की बात कर लो, तो उसमें जो भी मतलब जो हमारे सिस्टम पे जो हमला होता है कहीं न कहीं, है ना? हमारे सिस्टम को हैक करने के लिए जो हमला हमला होता है, उससे अपने सिस्टम को बचाना ही कहीं न कहीं साइबर सुरक्षा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भाई आजकल हम ज़्यादातर चीज़ें हमारा डिजिटल हो चुका है, और अपने डाटा को सुरक्षित रखने के लिए
साइबर सुरक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी समझा जाता है। ठीक है? तो ये पॉइंट आप यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यदि आप मिखाइल गोर्बाचेव की जगह होते, तो सोवियत संघ के पतन को रोकने के लिए आप कौन से कदम उठाते? आप सभी को पता है भाई गोर्बाचेव जो है वो 1980 के दशक में बने, है ना? सोवियत संघ के महासचिव बने और उनके समय काल के थोड़े समय बाद ही सोवियत संघ का पतन हो गया। तो आपको खुद सोचना है, आप क्या पॉइंट्स अपने तरफ से दे सकते हो, है ना? कि आप अगर गोर्बाचेव की जगह होते तो आप क्या कदम उठाते कि जिससे कि सोवियत संघ का विघटन ना होता? देखो, मैं अगर गोर्बाचेव की जगह होता तो मैं कोशिश करता है कि भाई मैं विचारधारा को बदल देखो गोर्बाचेव ने क्या किया, कहीं न कहीं पूंजीवाद की तरफ इनका झुकाव बढ़ रहा था, है ना? पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए इन्होंने कहीं न कहीं पूंजीवादी विचारधारा को अपनाने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा लोकतंत्र को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, है ना? और इस वजह से क्या था कि जो लोग बोल नहीं पा रहे थे, अब खुल के उन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया, तो इन्होंने पूरी विचारधारा को बदल दिया। मैं लोकतंत्र को के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने देश की पूरी विचारधारा को बदलने की कोशिश की, जो कि गलत था। उनको अपने विचारधारा को आगे लेकर ही चीज़ें चलानी थी, है ना? और थोड़ा कदम मतलब कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे थे कि ये बहुत ही स्लो काम कर रहे हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे और थोड़ा फ़ास्ट काम करते तो हो सकता था कि गोर्बाचेव सोवियत संघ के विघटन को रोक सकते थे। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन था, आप अपना खुद का ओपिनियन दें, बुक में आप पढ़े होंगे, है ना? चीज़ें आपको पता होगा तो आप अब अलग भी पॉइंट लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे फिक्स पॉइंट लिखना है। आप अपने हिसाब से अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए आवश्यक किन्हीं 2 प्रकार के मूलभूत सुधारों का सुझाव दीजिए भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन से सुधार होने चाहिए, यहाँ पे आपको सुझाव देना है। देखो, मेरे अकॉर्डिंग संयुक्त राष्ट्र संघ में ना भाई, जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं, उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। ठीक है जी, पहला पॉइंट तो ये हो गया, क्योंकि स्थायी सदस्यों की संख्या स्टार्टिंग से फिक्स है। अभी तक कुछ भी संख्या नहीं बढ़ी है, तो स्थायी सदस्यों की संख्या तो बढ़नी चाहिए सुरक्षा परिषद में, है ना? साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को केवल राजनीतिक मुद्दों पर ही काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आपके सामाजिक मुद्दे होते हैं, आर्थिक मुद्दे होते हैं, उन पे भी इसको कदम उठाना चाहिए, है ना? तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए जी, अगले पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो इसके कोई 2 प्रभाव क्या होते? अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो बांग्लादेश नामक देश नहीं होते, है ना? आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई बॉर्डर नहीं होता, आज इतने आतंकवादी हमले नहीं हो रहे होते। हाँ, लेकिन ये था कि अगर जैसे होता है ना कि आप और भी पॉइंट दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं भाई? हाँ, इतना ज़्यादा मार काट ना हुआ होता, लोगों की जान नहीं गई होती, है ना? तो ये पॉइंट आप दे सकते हैं। ठीक है जी, चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 1947 में भारत के विभाजन के बाद दोनों पक्षों के शरणार्थियों की कोई 2 तात्कालिक आवश्यकताएँ लिखिए। जो 1947 में विभाजन हुआ, विभाजन के बाद आपको पता है कि लाखों की संख्या में शरणार्थी जो थे, दोनों ही बॉर्डर में, दोनों ही देश की सीमा में रह गए थे, है ना? तो उन शरणार्थियों की 2 आवश्यकता क्या थी भाई? एक तो उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है ना? उनके साथ दुष्व्यवहार हो रहे हैं, मार-काट हो रहा है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। प्रभाव कहीं न कहीं इतने शरणार्थियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था विभाजन का, वही आपको यहाँ पे लिखना था। अगला क्वेश्चन देखो, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके किसी एक योगदान का वर्णन कीजिए। देखो, जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, उसी का एक अंग प्रजा सोशलिस्ट पार्टी माना जाता है। अब पार्टी के गठन का भाई मैंने गठन करने वाले व्यक्ति का मैंने नाम सर्च किया, बुक में भी शायद नहीं दे रखा है। लेकिन हाँ, आचार्य नरेंद्र देव का आप नाम लिख देना भाई, ठीक है? बाकी 1-2 अगर किसी को पता हो भाई, एग्ज़ैक्ट आंसर बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन है किसने किया, तो मैं आचार्य नरेंद्र देव का नाम आपको बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी आप देख लो अगर कोई और कुछ और है नाम है, क्योंकि मैंने गूगल पे भी सर्च किया, कुछ नाम आ नहीं रहा था, है ना? भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके किसी एक योगदान का वर्णन कीजिए। तो भाई स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के भाई बहुत सारे लीडर्स, जैसे कि आपका जयप्रकाश नारायण की बात कर लो, है ना? आचार्य नरेंद्र देव जैसे व्यक्ति की बात करो, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है जी? आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि अब हमारे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भाई शुरू हो चुके हैं, है ना? 4 मार्क्स वाले सेक्शन सी की बात करेंगे, जहाँ पे बच्चे आप 4 पॉइंट बस मत देखो, ठीक है? 4 पॉइंट अगर आपसे 4 नंबर का है तो 4 पॉइंट मत लिखो। अगर 2 पूछा गया है तो 3 लिखो। देखो कई जगह 2 पॉइंट पूछे जाते हैं, कई जगह 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। 2 पूछा गया है 3 लिखो, 4 पूछा गया है 5 लिखो। 1 पॉइंट एक्स्ट्रा दो, ठीक है? 1 पॉइंट एक्स्ट्रा देना है हमें। आओ, देखो, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है बाबू, पाकिस्तान में प्रभावी लोकतंत्र लागू ना होने के किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। बार-बार रिपीट होता है, हर बार आता है। वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे,
तो पाकिस्तान में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 4 साल से ऊपर शासन नहीं कर पाया, वहाँ पे स्थायी रूप से लोकतंत्र नहीं चल पाता। रीज़न क्या है कि भाई वहाँ पे जो धर्मगुरु है, सेना है, उनका भाई सामाजिक दबदबा बहुत ज़्यादा है और वो लोकतंत्र को बेहतर नहीं मानते। वहाँ की जो जनता है, वो भी लोकतंत्र को बेहतर नहीं मानती। उनको लगता है कि सेना जो है, वो ज़्यादा कारगर ढंग से एक तरीके से काम कर सकती है और भारत और पाकिस्तान की तनातनी रहती है। इस वजह से भी लोकतंत्र में ना कहीं न कहीं वहाँ के लोग मानते हैं कि कमियाँ है, बहुत ज़्यादा खोट है, भ्रष्ट लीडर है ना? तो पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पाएँगे, सेना सुरक्षा कर पाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान में लोकतंत्र चले इसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन सपोर्ट नहीं मिलता। अमेरिका जैसे देश भी कहीं न कहीं यहाँ पे सैनिक शासन को स्थापित करने में अपना विशेष योगदान निभाते रहते हैं। पश्चिमी देश भी कहीं न कहीं ऐसा काम करते हैं। ठीक है जी? तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगला है भारत की सुरक्षा नीति के किन्हीं 4 घटकों की व्याख्या कीजिए। भारत की सुरक्षा नीति की 4 प्रमुख घटक। तो भाई सबसे पहला घटक क्या है? सैन्य क्षमता, है ना? सैन्य क्षमता को मजबूत किया भारत ने। ठीक है जी? सैन्य क्षमता को मजबूत करना, इसके लिए परमाणु परीक्षण वगैरह किए भारत ने। ठीक है? इसके अलावा अंदरूनी समस्याओं का समाधान किया भारत ने, बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक है? ये पॉइंट लिखो। इसके अलावा नियोजित विकास को भारत ने बढ़ावा दिया है। नियोजित तरीके से हमने विकास किया, इस तरीके से विकास किया कि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके, है ना? इसके अलावा हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, उसके मदद से हम फैसले लेना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को सपोर्ट करते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है जी? चलो, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण के किन्हीं 2 बड़े आंदोलनों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण संरक्षण के लिए 2 बड़े आंदोलन की बात करूँ, तो भारत में चले 2 बहुत बड़े आंदोलन की बात करूँ, नामी आंदोलन की बात करूँ, तो एक तो नर्मदा नदी पे नर्मदा आंदोलन चला था। ठीक है जी? नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि बहुत बड़े-बड़े जो विशालकाय डैम बनाए जा रहे थे, उसके खिलाफ था। साथ ही साथ एक चिपको आंदोलन, चिपको, जो पेड़ में चिपक के पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में चला आंदोलन था। इनके बारे में आप लिख सकते हैं, थोड़ा डिटेल में आप बता देंगे, काम हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है, संसाधनों की भू राजनीति से कौन से देश अधिक लाभान्वित है और कैसे? किन्हीं 2 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। मतलब कि संसाधनों की जो भू राजनीति चल रही है ना, मतलब संसाधनों पर नियंत्रण को लेके, जैसे कि जहाँ पे पेट्रोल, डीजल है, वहाँ पे कब्जा कर लो, ये सब चीज़ें की जो राजनीति चल रही है, इससे किन देशों को फ़ायदा हुआ है? व्याख्या करना है। तो इन भाई संसाधनों की भू राजनीति से हमेशा उन देशों को फ़ायदा होता है, जो पावरफुल होते हैं, जो मजबूत होते हैं। अमेरिका जैसे देश, पश्चिमी देशों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ना? तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं इसमें भाई पॉइंट्स बना के। चलो भाई, 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तेज़ी में देखो यार, प्रॉपर आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन हाँ, अगर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो आप देख लिए हो, टॉप 35 क्वेश्चन मैंने दिए, उसको देख लिए हो, आप अगर अ, हमारे जो चैप्टर्स की वीडियो है उसको देख लिए, तो भाई सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर पाओगे बहुत आसानी से। देखो, 22वां क्वेश्चन देखो, विश्व के वर्तमान संदर्भ में वैश्वीकरण के किन्हीं 2 राजनीतिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के 2 राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ रहे हैं? एक तो भाई राजनीतिक प्रभाव में आप बताओ कि वैश्वीकरण की वजह से सरकार की कल्याणकारी नीतियां अब असफल हो रही है। मतलब कल्याणकारी राज्य की जगह पे न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले लिया है। मतलब जो सरकारें पहले लोगों के कल्याण के लिए काम करती थी, अब नहीं कर पाती है। अब जो बाजार शक्ति जो है, बाजार के द्वारा ही सब कुछ तय होता है, सरकारें कुछ तय नहीं कर पा रही। अब एमएनसीज जो है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो सभी देशों में अपना पैर जमा चुकी हैं और सारे निर्णय उनके द्वारा लिए जाते हैं। किसी चीज़ का रेट क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ उन्हीं के द्वारा फिक्स होता है। एक तो ये बता दो। दूसरा, वैश्वीकरण की वजह से ना भाई राज्यों की कार्य करने की क्षमता भी बढ़ी है। क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से सरकारों के पास बहुत उन्नत तकनीक मौजूद है, टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिससे कि लोगों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त करके लोगों के लिए कल्याणकारी नीतियाँ सरकार बना सकती है। तो ये पॉइंट आप लिखो, है ना? आगे देखो, अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। मतलब कि वैश्वीकरण के विरोधी वैश्वीकरण के खिलाफ क्यों आंदोलन कर रहे हैं? क्या कारण हो सकता है? वैश्वीकरण के खिलाफ आंदोलन करने के कोई 4 कारण बता दो यहाँ पे। तो एक तो आर्थिक असमानता बढ़ रही है, हमारी संस्कृति का हास्य हो रहा है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है ना? कल्याणकारी राज्य की धारणा खत्म हो गई है, गरीबों की भलाई की बात कोई करता नहीं है, सब बस प्रॉफिट, 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 पैसा, 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 पूंजीवादी विचारधारा फैलती जा रही है पूरी दुनिया में वैश्वीकरण की वजह से। बस ये पॉइंट बताओ, खत्म, खत्म, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आ गया है भाई हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा रहा। आप इसलिए इस दौर को एक दलीय प्रभुत्व का युग कहा जाता है ना?
इसलिए इसको एक दलीय प्रभुत्व का युग कहा जाता है। किन्हीं 4 बिंदुओं से इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का दबदबा क्यों रहा? क्या कारण थे? कोई 4 बिंदु आप बता दो। भाई, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी थी, प्रसिद्ध नेता थे इसमें, है ना जी? मतलब फेमस लीडर्स इसमें थे। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो थी, उसको स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी। मतलब जो स्वतंत्रता संग्राम के जो भी आंदोलन चले थे, कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए गए थे, तो लोगों की सहानुभूति थी भाई कांग्रेस पार्टी के प्रति कि हाँ भाई, हम कांग्रेस पार्टी को ही जिताएँगे। एक तो ये बता दो। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी में सभी विचारधारा के लोगों को जगह दिया गया था। सभी विचारधाराओं को समेट के चल रही थी कांग्रेस पार्टी। तो ये 4 पॉइंट बता दो, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब हमारे ये पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन है भाई। देखो, दक्षिण एशिया के बारे में दे रखा है। ये जो पैराग्राफ है आपका, बहुत ही ध्यान से पढ़ो। 4 नंबर फ्री के होते हैं। बहुत सारी चीजें तो आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगी, पढ़ लेना भाई। मैं सीधा आंसर बताऊंगा। मैं तो सीधा आंसर बताऊंगा भाई। आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा दक्षिण एशिया का देश नहीं है? तो भाई देखो, चीन भी दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन इसको दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। चीन को दक्षिण एशिया का देश नहीं माना जाता। ठीक है जी। अगला देखो, इसी में दक्षिण एशिया में कितने देश शामिल है? तो भाई दक्षिण एशिया में टोटल 9 देश शामिल है ना? अब अफगानिस्तान और म्यांमार को भी शामिल किया जाता है, तो 9 देश हो गए हैं। पहले 7 देश थे इसमें। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया देश 1978 तक सल्तनत था? सल्तनत मतलब सुल्तान का शासन हुआ करता था। तो था हमारा मालदीव, है ना? मालदीव जो है सल्तनत था, सुल्तान का शासन था भाई वहां पे। ठीक है जी। भूटान में तो राजतंत्र, नेपाल में भी राजतंत्र था पहले, श्रीलंका की बात करें तो स्टार्टिंग से ही लोकतंत्र है भाई वहां पे, तो है ना? आगे देखो, निम्न में से क्या दक्षिण एशियाई देशों में एक समान समान सा नहीं है? मतलब क्या चीज समान नहीं है पूरे दक्षिण एशिया के देशों में? राजनीतिक व्यवस्था में समानता नहीं है, विविधताएं में समानता नहीं है, प्राकृतिक संपदा की बात कर लो, या फिर समाजी एवं सांस्कृतिक विशेषता। तो मेरे हिसाब से तो भाई राजनीतिक व्यवस्था, है ना? राजनीतिक व्यवस्था में आपको समानता नहीं दिखेगा, क्योंकि कई देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हैं, कई देश में राजतंत्र है, कई देशों में, अभी नेपाल में भी फिर से राजतंत्र आ जाएगा, है ना? कई देशों में सैनिक शासन है। तो ये हिसाब से आप राजनीतिक व्यवस्था में अंतर देखने को मिलता है। चलो भाई, ये खत्म हो गया। अब मैप की बात करेंगे। देखो मेरे बाबू, मैप आपको पता है करना कैसे है। मैप के क्वेश्चन दिए होते हैं, 4 नंबर का मैप होगा। ये बॉक्स आपको अपने उत्तर पुस्तिका में बताना है, मतलब बनाना है, और फिर आपको फिलअप करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो देखो, ये मैप दे रखा है, ABCD 4 लोकेशन दे रखे हैं उसी, और उसके क्वेश्चन दे रखे हैं। आओ जरा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जहां से जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े थे? तो भाई इलाहाबाद, जो कि यूपी में पड़ता है। यूपी से चुनाव लड़े थे, तो यूपी में कौन सा दे रखा है भाई लेटर? आपका अक्षर कौन सा है? डी, है ना? डी देख लिया आपने। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भर दो भाई डी, और यहाँ पे यूपी लिख दो, है ना? इस तरीके से आपको करना होगा मैप। अगला देखो, वह राज्य जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ हमारा गुजरात में। देखो ऑप्शन जो आपका अक्षर दे रखा है सी, गुजरात भरेंगे आप, है ना जी? अगला देखो, पाकिस्तान सीमा के निकट भारतीय राज्य है। तो भाई इसमें देखो मैप में कौन सा लोकेशन दे रखा है? ए में दे रखा है आपका। ए में क्या आएगा भाई? पंजाब। पंजाब, ए अक्षर पंजाब भरोगे तीसरे का क्या भरोगे भाई? ए भरोगे। यहाँ यहाँ लिखोगे राज्य के नाम में क्या लिखोगे? राज्य के नाम में क्या लिखोगे भाई? पंजाब। ठीक है जी। बांग्लादेश सीमा के निकट भारतीय राज्य है, तो बांग्लादेश सीमा के निकट भारतीय राज्य है। देखो, इंडिया का ही मैप आएगा आपके पेपर में। वर्ल्ड का मैप का चांस बिल्कुल 1% है, 99% चांस है कि इंडिया का ही मैप आएगा। तो ये देखो बी दे रखा है, बांग्लादेश के निकटवर्ती राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप भरेंगे, और इस तरीके से आपका मैप खत्म हो जाएगा भाई। चलो, अब देखो जरा, ये चित्र आधारित क्वेश्चन, ये टाइटैनिक जहाज है, इसमें यूरोपीय संघ के 12 सितारे दे रखे हैं, और ये जो हिम है, ये मतलब जो आपकी बर्फीले जो आपकी पहाड़ है, उसके ऊपर से ये टाइटैनिक निकल रहा है, लेकिन फंसा हुआ है, उसमें उलझा हुआ है ना? और डूबने के कगार पे आ चुका है, ऐसा कुछ इस चित्र में देखने को मिल रहा है हमें। देखो, इस चित्र में कौन सा विशाल जहाज दिखाया गया है? कौन सा विशाल जहाज है बाबू? टाइटैनिक है ना जी? ठीक है। देखो 2003 में यूरोपीय संघ के देशों ने 2003 में क्या होता है, यूरोपीय संघ के देशों ने अपना खुद का संविधान बनाना चाहा, लेकिन उसमें असफल रहे, और इसी को इंडिकेट करता है ये टाइटैनिक जहाज, जो कि यूरोपीय संघ के विशाल और पावरफुल देशों को इंगित करता है ना? और ये बर्फ बर्फ के जो बड़े बड़े चट्टान है, उसमें फंस चुके हैं। मतलब कि संविधान बनाने की कोशिश की, लेकिन उसमें असफल रहे, है ना? गिर गए वो, बर्बाद हो गए। मतलब बर्बाद तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ असफल रहे। यह विशाल जहाज किस संगठन से मिलता जुलता है भाई? ये यूरोपीय संघ, है ना? यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है भाई। ठीक है।
हिमखंड क्या दर्शाता है? यूरोपीय संघ के सामने आने वाली समस्या को दर्शाता है भाई, ठीक है। यूरोपीय संघ के सामने जो समस्या है उसको दर्शाता है हिमखंड, जो कि कहीं ना कहीं वो फेल हो गए अपना संविधान बनाने में। यूरोपीय संघ के ध्वज में कितने तारे थे भाई? कितने तारे थे? 12 तारे थे, है ना, 12 तारे थे, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो गया। अब 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मैं आपको सीधा फॉर्मेट बताऊंगा, सीधा फॉर्मेट बताऊंगा, सही वे क्या है लिखने का। देखो, कोई भी 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन में आपको कोई भी टीचर तभी नंबर देगा जब आपका सीट भरा भरा दिखेगा, ज्यादा आंसर दिखेगा। ज्यादा आंसर कैसे बना सकते हो? तो एक भूमिका लिखो सबसे पहले। भूमिका देखो, इसके बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। शाम को 7 बजे लाइव क्लास होगी, उस लाइव क्लास में भाई बहुत अच्छे से आपको ये चीज मैं समझाने वाला हूँ। अभी थोड़ा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले एक भूमिका लिखेंगे आप। भूमिका में क्वेश्चन को समझाएंगे आप कि क्वेश्चन में आप क्या आंसर बताने जा रहे हो। जैसे कि सोवियत संघ के पतन के किन्हीं 3 कारण की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन आप कर रहे हैं और इसकी आप भूमिका लिखने जाएंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन लिखने जाएंगे। तो थोड़ा सा सोवियत संघ के बारे में जानकारी दे देंगे, सोवियत संघ का विघटन कब कब हुआ वो बता देंगे। उसके बाद फिर मेन आंसर लिखना शुरू करेंगे। मेन आंसर हमारा क्या रहेगा? सोवियत संघ के विघटन के 3 परिणाम। क्या रहे परिणाम भाई? पहला परिणाम शीत युद्ध की समाप्ति, दूसरा परिणाम हथियारों की होड़ की समाप्ति, तीसरा परिणाम विचारधारात्मक मतभेद की समाप्ति, चौथा परिणाम अमेरिका का वर्चस्व शुरू हो गया, है ना। तो ये सारे पॉइंट आप लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में एक कंक्लूजन देंगे भाई, एक निष्कर्ष देंगे। हम क्या देंगे बच्चे? क्या देंगे बच्चे? निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष में हम बताएंगे कि इन पॉइंट्स के आधार पे हम कह सकते हैं कि 1991 आते आते तो सोवियत संघ का पतन हो गया। और इसके पतन में बहुत सारे कारणों का योगदान रहा। छोटे छोटे पॉइंट आप लिख देंगे उसमें, और निष्कर्ष 3-4 लाइन का बना देंगे, ठीक है। ये सारे खुद से बनाने वाले पॉइंट्स होते हैं। निष्कर्ष और भूमिका तो भाई खुद से बनाओगे, बाकी मेन आंसर तो मैं जो आपको देता हूँ वही लिखना होता है, ठीक है। तो ये आपका सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताना है। और नीचे देखो अथवा में जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कारण बताना है। सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ। कारण बहुत सारे थे भाई। संसाधनों का गलत प्रयोग किया, लोकतंत्र का अभाव था, रूस का दबदबा था, लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में गलत प्रचार किया सोवियत संघ ने, है ना। बहुत सारे पॉइंट है भाई, बहुत सारे पॉइंट। फिक्स क्वेश्चन होते हैं भाई, ये क्वेश्चन फिक्स होते हैं। अगला देखो 28वां क्वेश्चन, यूरोपीय संघ के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे आप यूरोपीय संघ के कोई भी 3 विशेषता लिख दो। जैसे कि यूरोपीय संघ एक बहुत ही पावरफुल क्षेत्रीय संगठन है ना। इसके एक देश पर जो फ्रांस है उसके पास परमाणु हथियार है। इसके अगर जीडीपी की बात कर लो तो 2016 तक शायद 17,000 अरब डॉलर के आसपास की इसकी जीडीपी थी, है ना। ठीक है, सही बोल रहा हूँ मैं। एक बार डाटा मिला लेना, थोड़ा डाटा चेंज होता रहता है क्योंकि, ठीक है। इसके अलावा इसकी मुद्रा यूरो जो है वो डॉलर को टक्कर देने की क्षमता रखता है, ठीक है जी। विश्व व्यापार में भी काफी अच्छा खासा योगदान है इसका। अंतरिक्ष विज्ञान में भी काफी अच्छा खासा योगदान है इसका। तो ये सारे पॉइंट लिखोगे। आसियान के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भाई आसियान के कोई भी 3 विशेषता बता दो, जिसमें आसियान के जो 3 आपके कह दो 3 जो समुदाय है, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, है ना। इस सब के बारे में आप वर्ड्स लिख सकते हो और आंसर को बहुत लंबा खींच सकते हो। आंसर बहुत अच्छा बन सकता है, ठीक है। हाँ, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या दे रखा है। क्या संयुक्त संघ आज प्रासंगिक है? अपने उत्तर के समर्थ में किन्हीं 3 प्रासंगिक तर्क या उदाहरणों का व्याख्या कीजिए, ठीक है। संयुक्त संघ आज के समय में प्रासंगिक है। प्रासंगिक का मतलब होता है उपयोगी। क्या अभी लगता है आपको कि संयुक्त संघ का कोई उपयोग है इस दुनिया में, है ना। तो भाई वाकई में संयुक्त संघ जरूरी है, क्योंकि वैश्विक स्तर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है। जैसे युद्ध हो रहा है, महामारी फैल रही है ना। पर्यावरण प्रदूषण पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजों को रोकने के लिए एक ऐसा संगठन चाहिए जो कि सही उचित कदम उठाए, पूरी दुनिया को एक साथ लाए, है ना। सबको एकजुट करे। तो उसके लिए हमें भाई चाहिए संयुक्त संघ, तो चाहिए भाई, संयुक्त संघ की जरूरत तो होगी, है ना। तो ऐसे पॉइंट आप लिखो। अगला क्या है अथवा में, इन सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए किन्हीं 3 प्रभावी तरीकों की व्याख्या कीजिए। मतलब कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि यूएनओ की हम बात कर लेते हैं। हम यूएनओ की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे यूएनओ है मान लो, तो इसको और ज्यादा उपयोगी कैसे बना सकते हो आप? कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो उपयोगी बनाने के लिए क्या क्या कदम हो सकता है भाई? पहला कदम तो इसके सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़े, है ना। इसको अपने कामकाज करने के तरीके में सुधार करने चाहिए। इसको सिर्फ अपने आप को राजनीतिक मुद्दों तक नहीं समेट के रखना चाहिए। इसको
आर्थिक, सामाजिक और लोगों के विकास जैसे मुद्दों पर भी काम करना चाहिए। तो ये पॉइंट आप खुद बना के लिख सकते हो। ठीक है जी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है बाबू, हमारे ग्रह पृथ्वी की स्थिति दिन प्रतिदिन केवल हमारी अपनी मानवीय गतिविधियों के कारण ही बिगड़ती जा रही है। कथन की व्याख्या किन्हीं तीन सहायक तर्कों के साथ कीजिए। मतलब हम अपने पृथ्वी का जो वातावरण है खुद ही खराब कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो आपको पता है ना? खुद से बनाने वाले पॉइंट है भाई, खुद से बनाने वाले पॉइंट है ना? हम क्या कर रहे हैं भाई? एक तो जो हमारे जो इंडस्ट्रीज जो चलने लग रही है वहाँ से बहुत ज़्यादा आपको कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैस है, मीथेन जैसे गैस है वो निकलते हैं, जो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, है ना? हम बहुत सारे खेती करने के लिए बहुत सारे रसायन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारी मृदा की उपजाऊ क्षमता को कम करने लग रही है ना? ओजोन परत में छेद देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है, ठीक है जी? एसी, कूलर ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएँ देखने को मिल रही है। वो 3 सहायक पॉइंट आपको लिखने हैं, लेकिन भाई एक्सप्लेन करना है, हेडिंग बनाओ, छोटा-सा उसको एक्सप्लेन करो 3-4 लाइन में, तब जाके नंबर मिलेगा। ये नहीं कि 3 छोटे-छोटे पॉइंट लिख दिए और फिर टीचर ने नंबर नहीं दिया, तो फिर रोशन भैया को आके बोलोगे कि भैया आंसर तो पूरा करके आया लेकिन नंबर नहीं मिला। यार छोटे पॉइंट लिखने के नहीं, 6 नंबर का है तो कम से कम 2-250 वर्ड में लिखो आंसर, ठीक है? आगे देखो, पृथ्वी के संरक्षण हेतु कोई 3 उपाय बताइए भाई, खुद से लिखो यार। पृथ्वी के संरक्षण हेतु वही जो ऊपर वाले पॉइंट हम बता रहे थे उसको उल्टा कर दो, है ना? कि भाई जो उद्योग धंधे चल रहे हो वहाँ पे जो भी रसायन निकल रहा है उसका उचित प्रबंध होना चाहिए, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जैविक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, रसायन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। ये एसी कूलर वगैरह है इसका एसी जो है ये है ना या फ्रिज यूज कर रहे हैं उस पे थोड़ा हमें कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट आप लिख दो और खत्म कर दो भाई, ठीक है। तो ये आपका सैंपल पेपर था, डीओई द्वारा जारी किया गया सैंपल पेपर, जो कि पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने सॉल्व नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ रोशन सा स्टडी पॉइंट पे करवाया गया है। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है भाई वीडियो में, है ना जी? एक लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का को शेयर करो। तो मिलते हैं फिर आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।